जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बड़े दिनों बाद मेरा लुधियाना जाना हुआ था। कोई 20 बरस बाद। लुधियाना में मेरा मायका है। माता पिता तो कब के गुजर गए, बस छोटे भाई का परिवार ही रहता है। हमारी पुश्तैनी घर में सन 72 में जब मेरी शादी हुई थी, तब के लुधियाना और अब के लुधियाना में बहुत फ़र्क आ गया है। शहर से लगे जहाँ खेत खलियान और कच्चे मकान हुआ करते थे, वहाँ भी अब कंक्रीट के जंग उग आए हैं। शहर पहले से ज़्यादा चमक धमक वाला मगर शोर शराबे से भर गया है। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, कहीं आना जाना ही मुश्किल था। शादी के कुछ साल बाद तो काफ़ी आती जाती रही। फिर माँ पिताजी के गुजरने के बाद जाना करीब करीब बंद ही हो गया। बच्चों की परवरिश और उनके स्कूल कॉलेज के चक्कर में कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर बच्चे जवान हुए तो उनकी शादी ब्याह और नौकरी की चिंता में लगी रही। अब बच्चे सेटल हो गए हैं, पति भी रिटायर हो गए हैं, तो अब फुर्सत ही फुर्सत है। भरा पूरा परिवार है, काम काज के लिए 3-3 नौकर हैं। बेटे की शादी हो गई है। प्यारी सी बहू पूरे दिन घर में चहकती रहती है। बहुत दिन से सोच रही थी कि जीवन ने अब जो थोड़ी बहुत फुर्सत दी है, तो क्यों ना भाई के घर कुछ दिन रह आऊं। कितना लंबा वक्त गुजर गया अपने मायके गए हुए। मैंने अपने मायके का जिक्र बहू से किया तो वह भी साथ चलने को मचल उठी। अपने बहू के साथ मेरी बड़ी पटती है। हम सास बहू कम, दोस्त ज़्यादा हैं। हंसमुख, बातूनी और हर तरह के ख्याल रखने वाली लड़की है मेरी बहू निक्की। सच तो यही है कि जिस दिन से निक्की हमारी बहू बनकर इस घर में आई है, मुझे लगता है मेरी बेटी लाडो ही वापस आ गई है। लाडो की शादी कनाडा के एक व्यवसायी के साथ हुई है, इसलिए उसका आना जाना भी बहुत कम हो गया है। लेकिन उसकी कमी निक्की ने पूरी कर दी है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ऐसी बहू मिली। सच तो ये है कि मैं उसे कब बहू के रूप में देखती ही नहीं। वह तो मेरी बेटी है। मैंने अपने बेटी और पति से लुधियाना जाने की बात कही तो उन्होंने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। फ़ोन करके भाई को बताया तो वह भी उछल पड़ा, बोला मैं लेने आऊँ। मैं हंसी, बोली अरे अभी तेरी बहन इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि दिल्ली से लुधियाना ना आ पाए। तू चिंता ना कर, निक्की के साथ आ रही हूँ, हम आराम से पहुँच जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा था इतने सालों बाद अपने मायके आकर। यहाँ मेरा बचपन गुजरा, इस घर के आंगन में मैं जवान हुई, ब्याही गई। सब कुछ चलचित्र सा आंखों के सामने गुजरने लगा। निक्की के ससुर जी इसी आंगन में आए थे मुझे बिहाने के लिए। दरवाजे पर घोड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे, तब छोटे ने ही अपने कंधे पे उठाकर भीतर लाया था। इसी घर के दरवाजे से माँ ने रोते बिलखते भारी मन से मुझे उनके साथ विदा किया था। शाम को मैंने सोचा कि चलो कुछ पड़ोसियों की खबर ले आऊँ। पता नहीं अब कौन बचा है कौन नहीं। 4 गली छोड़कर मेरी बचपन की सहेली कुलवंत कौर को घर भी है, उसे भी देख आऊँ। मैंने निक्की को ढूंढा तो देखा कि वह रसोई में अपनी मम्मियाँ सास के साथ कोई पंजाबी डिश बनाने में जुटी है। मैं अकेले ही निकल पड़ी। कुलवंत कौर सुंदर और तेज तरार पंजाबन थी। शादी के बाद वह कभी ससुराल नहीं गई, उल्टा उसका पति ही घर जमाई बनकर आ गया था। 2 बेटे हुए, बड़ा तो जवान होते ही लंदन चला गया और फिर वहीं किसी अंग्रेजन से शादी करके बस गया था। छोटा बेटा कुलवंत के साथ रहता था, पर भाई से सुना था कि वह 5 साल पहले गुजर गया। पति पहले ही गुजर चुके थे। अब उसके घर में बस 2 ही प्राणी बचे थे, एक कुलवंत और दूसरी उसकी जवान विधवा बहू। कुलवंत शुरू से ही बड़े अक्खड़ और तेज स्वभाव की थी, सब पर हावी रहती थी, लड़ने में उस्ताद। पता नहीं बहू के साथ उसका कैसा व्यवहार होगा। उसकी पटती बस मेरे साथ ही थी, वह भी इसलिए कि मैं उसे थोड़ा दबती थी। वह बोलती थी और मैं सुनती थी। ये तमाम बातें सोचते सोचते मैं उसके घर पहुंच गई। उसकी बहू ने दरवाज़ा खोला। आंगन में पलंग पर बैठी कुलवंत पर नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मेरी ही उम्र की कुलवंत कितनी ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी है। बातचीत शुरू हुई। पता चला कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, अपच, ना जाने क्या क्या बीमारी उसे घेरे हुए हैं। मोटा थुलथुल शरीर, ऐसा कि खाट से उठना ही मुश्किल। उसके पति को गुजरे 14 साल हो गए। 5 साल पहले छोटा बेटा एक्सीडेंट में चल बसा। उसके बाद से कुलवंत अपनी बहू के साथ ही रह रही है। नाते रिश्तेदार अब झांकने भी नहीं आते। कुलवंत की तेज तरार को देखते हुए पहले भी कौन आता था। सफ़ेद कुर्ते सलवार में उसकी बहू का चेहरा देखकर मेरा दिल तो तरफ उठा। चाय की ट्रे हमारे सामने रखकर वह अंदर को गई तो फिर नहीं लौटी। मैं कुलवंत से काफ़ी देर तक बातें करती रही। ज़्यादातर तो वो अपनी बीमारी का ही रोना रोती रही। फिर बोली, तुम आई तो अच्छा लगा। यहाँ तो अब कोई मुझसे बात करने वाला भी नहीं है। खामोशी घर काटने को दौड़ता है, मौत भी नहीं आ रही। मैं हंसकर बोली, क्यों, इतनी प्यारी बहू तो है, उससे बोल बतिया लिया करो।
कुलवंत एक फीकी सी मुस्कान देकर चुप लगा गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि उसकी बहू बाहर आए तो उससे कुछ बातें कर लूं। बेचारी जवानी में ही सुहाग उजड़ गया। कैसा दुख लिख दिया भगवान ने इसके भाग्य में। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब वह नहीं आई तो मैं ही उठ के अंदर रसोई में गई। देखा पट्टे पर बैठी चुपचाप सब्जी काट रही थी। मैं वहीं बैठ गई दूसरे पट्टे पर। वह मुस्कुराई। मैंने हंसकर कहा, सास के साथ बैठा करो, उनका अकेला दिल घबराता है। वह भी फीकी सी हंसी। फिर धीरे से बोली, उन्होंने जब कभी अपने पास बिठाया ही नहीं तो अब क्या बैठूं आंटी जी। मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आई थी। सोचा था यहाँ इनसे माँ का प्यार मिलेगा, मगर इनसे तो बस दुत्कार ही मिला। हमेशा नफरत ही करती रही मुझसे, कभी प्यार के दो बोल नहीं बोले। मेरे हर काम में नुस्ख निकालती रही। जब तक ये जिंदा रहे मेरी शिकायत ही करती रही उनसे। ना मेरे ससुर को चैन से जीने दिया और ना ही मेरे पति को। मैं जब से इस घर में आई हूँ इनके ताने ही सुने हैं। उनके गुजरने के बाद उल्हाना देती रही कि मैंने इनका बेटा छीन लिया। अरे मेरा भी तो सुहाग उजड़ गया आंटी जी, आपसे क्या छुपाना। यह मेरे पति का दिमाग खाती थी हमेशा। तभी एक दिन गुस्से में घर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया। यही जिम्मेदार है उनकी मौत की। इन्होंने कभी दूसरे की पीड़ा परेशानी ना समझी, दूसरों की खामोशी ना समझी। अब अगर शिकायत करेगी तो कि आज कोई उनसे बोलता नहीं तो उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि उसमें गलती किसकी है। कुलवंत कौर की बहू की बातें सुनकर मेरे मुंह पर ताला पड़ गया। इसके बाद मैं उसे कुछ नसीहत ना दे सकी। सच ही है तो कहा है उसने। कुलवंत कौर आज अगर यह शिकायत करे कि वह अकेली है और कोई उससे बोलता नहीं तो इसके जिम्मेदार वह खुद है। उसने जीवन भर जैसा बोया है अब बुढ़ापे में वही तो काटेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की कहानी और आपको इससे क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।